बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय निबंध लेखन। तो बच्चों, निबंध दो शब्दों के मेल से बना है, निह जमा बंध, यानी बंधन से मुक्त। किसी विषय पर अपने विचारों को आवश्यकता के अनुसार व्यवस्थित ढंग से लिखना ही निबंध कहलाता है। तो बच्चों, निबंध लेखन के मुख्य बिंदु क्या है, आइए जानते हैं। तो जिस विषय पर निबंध लिखना है, पहले उस पर अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। निबंध लिखते समय अपने विचारों को क्रमबद्ध ढंग से ही व्यक्त करना चाहिए। किसी बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। एक अनुच्छेद में एक ही बात व्यक्त करें। निबंध के वाक्य छोटे एवं सरल भाषा में होने चाहिए। आवश्यक स्थानों पर विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। निबंध संक्षिप्त होना चाहिए। उसे उतना ही विस्तार देना चाहिए जितना आवश्यक हो। निबंध के अंतिम अवतरण में अपने विचारों का निष्कर्ष प्रभावशाली ढंग से देना चाहिए। यानी कि हम जिस विषय पर निबंध लिख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है, उसका क्या निष्कर्ष है, वो जरूर लिखना चाहिए। नीचे कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़कर स्वयं निबंध लिखने का प्रयास कीजिए। आइए बच्चों, पढ़ते हैं पहला निबंध, हमारा देश भारत। प्रस्तावना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। अपने देश के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में सम्मान होता है। भारत देश हमारी मातृभूमि है जो हमारे लिए स्वर्ग के समान सुंदर है। इसकी गोद में हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं। इसके अन्न जल से हमारा पालन पोषण हुआ है, तो हमारा इससे प्रेम करना स्वाभाविक ही है। भारत की भौगोलिक स्थिति, यानी हमारे देश उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला है। इसकी उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत सिर पर मुकुट की तरह सुशोभित है, तो दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण निरंतर पखारता रहता है। आइए जानें भारत की विशेषताएं। संसार के मानचित्र में भारत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारा देश अत्यंत प्राचीन सभ्यता व संस्कृति वाला देश है। प्राचीन काल में भारत ज्ञान में धर्मगुरु और संपदा में सोने की चिड़िया कहलाता था। यही कारण था कि दुनिया भर से लोग यहाँ ज्ञान व दौलत लूटने आते थे। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि अनेक धर्मों को मानने वाले लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सबको समान अधिकार मिले और कोई भेदभाव नहीं होता। विभिन्नता में एकता ही इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है। इस देश में प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिखरा पड़ा है। हिमालय पर्वत, गंगा यमुना का मैदान, राजस्थान का रेगिस्तान, दक्षिण के समुद्र तट इस देश की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। आइए पढ़ते हैं उपसंहार, यानी कि वास्तव में किसी भी देश की सच्ची संपदा वहां के निवासी हैं। हमें अपने देश की उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए और इसमें फैली बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तभी हम सच्चे भारतवासी कहलाने के अधिकारी होंगे। तो बच्चों, ये था पहला उदाहरण किस तरह हम निबंध लिखते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं निबंध का अगला उदाहरण, पर्यावरण प्रदूषण। प्रस्तावना, बढ़ता प्रदूषण आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है। अगर हमारे पर्यावरण में प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति को सांस लेना भी दुभर हो जाएगा। इस धरती पर उगने वाला अन्न हमारे लिए जहर बन जाए और अमृत तुल्य जल को पीना तो दूर, उसमें नहाना धोना भी संभव न रहे। यह स्थिति तो आ ही गई है कि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला अधिकांश पानी पीने के योग्य नहीं रह गया है। जगह जगह बिकता बोतल बंद पानी इस बात का प्रमाण है। प्रदूषण के प्रकार, आज बात केवल जल के प्रदूषण की ही नहीं रह गई है, वरन प्रदूषण के कई प्रकार हमारे लिए चिंता का कारण बन गए हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण आदि। सबसे पहले जानते हैं वायु प्रदूषण। सबसे पहले वायु प्रदूषण की बात करें। वायु में कई प्रकार की विषैली गैसें मिल जाने के कारण वायु का संतुलन बिगड़ गया है
और उसमें मनुष्य और अन्य जीवों के लिए हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ रही है। इसी कारण लोगों में श्वास संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। जल प्रदूषण, पानी में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां और रसायन मिल जाने के कारण वह काफी प्रदूषित हो चुका है। वे नदियों जो कि जीवनदायिनी हुआ करती थी, आज दूषित पानी का भंडार बनकर रह गई हैं। आज उनके पानी का आचमन तो दूर, लोग उनमें स्नान करते भी डरते हैं। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को हम अनियंत्रित शोर के रूप में देखते हैं। शोर की ऊंचाई खतरनाक सीमा को पार कर चुकी है। इसके कारण लोगों में बहरापन, चिड़चिड़ापन, निद्रा आदि रोग बढ़ रहे हैं। आगे है मृदा प्रदूषण। मिट्टी से अधिक फसल उगाने के चक्कर में उसमें अनेक प्रकार के रसायनों और कीटनाशकों का प्रयोग किया जा रहा है। इससे पैदावार तो बढ़ गई, लेकिन भूमि बंजर होने लगी। रसायनों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति नहीं बढ़ी, लेकिन उसका दोहन बढ़ा है। इसके कारण भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रकाश प्रदूषण, बिजली की तेज और आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी भी प्रदूषण पैदा कर रही है। प्रदूषण के कारण क्या है? पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण के अनेक कारण हैं, जिसमें प्रमुख है निरंतर बढ़ता औद्योगिकरण, पेड़ पौधों और वनों का कटाव, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, लगातार बढ़ता मशीनीकरण और हमारे रहन सहन में आई बनावट। पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के उपाय क्या हैं? पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रगति के पहिए को उल्टा नहीं घुमाया जा सकता, लेकिन ऐसे कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिनसे खतरे को कम किया जा सकता है। जैसे मशीनों को त्रुटि रहित बनाना, नदियों के जल में शहरों का मल, कूड़ा करकट और रासायनिक कचरा न डालना, शोर कम करना, मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कंपोस्ट खाद और जैविक खाद का प्रयोग करना, अधिक चमक वाले स्थानों से दूर रहना आदि। उपसंहार है, अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, तभी हमारी पृथ्वी हरी भरी और सुखद बनी रहेगी। मानव और अन्य जीवों की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आइए बच्चों पढ़ते हैं अगला निबंध, मेरे जीवन का लक्ष्य। प्रस्तावना है, जीवन में सभी के कुछ ना कुछ स्वप्न होते हैं, यानी सपने होते हैं। सभी के मन में कुछ ना कुछ बनने या पाने की अभिलाषा होती है। उनमें से कुछ के स्वप्न साकार हो जाते हैं तो अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और अथक परिश्रम के बल पर आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं। मेरा लक्ष्य क्या है? मैंने भी एक सपना देखा है, डॉक्टर बनने का। जब से मैंने होश संभाला तभी से मेरे मन में यह बात घर कर गई कि मुझे डॉक्टर बनना है। वास्तव में डॉक्टर को बीमार और असहाय लोगों की सेवा करते देखकर मन में यह अभिलाषा पता नहीं कब उत्पन्न हो गई। अब तो यह मेरे जीवन का लक्ष्य ही बन गई है। लक्ष्य का कारण क्या है? मैं दीनहीन और निर्धन लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। ये लोग धन की कमी के कारण अनेक बीमारियों से घिरे रहते हैं और असमय ही काल का ग्रास बन जाते हैं। उचित समय पर कोई चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती। यही सब देखकर मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और निर्धन तथा असहाय लोगों का निःशुल्क इलाज करूंगा। लक्ष्य की तैयारी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर बनना आसान कार्य नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए कठिन प्रतियोगी परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ता है, तब जाकर किसी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलता है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं में लाखों प्रतियोगी भाग लेते हैं, किंतु मैं इन बातों से घबराता नहीं हूँ। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए मैंने अभी से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया है। उपसंहार, मैं सोचता हूँ कि यदि ईश्वर की कृपा और माता पिता व गुरुजनों के आशीर्वाद से मेरा स्वप्न पूरा हो गया तो मैं अपना चिकित्सालय किसी निर्धन बस्ती में खोलूंगा, ताकि मैं उन लोगों की सेवा कर सकूं जो चिकित्सा सुविधा से वंचित हैं। मैं उनसे उतनी ही फीस लूंगा जो जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है। तो बच्चों, आपका भी तो कोई ना कोई स्वप्न या सपना होगा, तो आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, इस पर एक बार जरूर विचार करना। आइए पढ़ते हैं अगला निबंध, विज्ञान वरदान या अभिशाप।
प्रस्तावना विज्ञान का अर्थ है किसी विषय का स्पष्ट, विशिष्ट, तथ्यपूर्ण, सुसंगत और क्रमबद्ध ज्ञान। आज का युग पूर्ण रूप से विज्ञान युग बन गया है। विज्ञान ने हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। सच बात तो यह है कि अब विज्ञान के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है। ऐसा लगता है कि हम विज्ञान के गुलाम बनकर रह गए हैं। विज्ञान ने असंभव को संभव कर दिया है। इसने संसार को अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से इतना परिपूर्ण कर दिया है कि व्यक्तियों की शरीर वृद्धि के लिए आवश्यक क्रियाएं भी छूट गई हैं। विज्ञान वरदान है या अभिशाप? लेकिन जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार विज्ञान के भी दो पहलू स्वतः दृश्यमान है। आज हमारा जीवन विज्ञान के वरदान और अभिशाप के बीच घिरा हुआ दिखाई देता है। एक ओर जहां विज्ञान के आविष्कार अनहोनी को होनी कर दिखाने की शक्ति रखते हैं, वहीं दूसरी ओर वे हमारी जड़ें खोदने में ही भी सक्षम हैं। हम जिस कार से यात्रा करते हैं वह हमें निश्चित समय पर पहुंचा देती है। यह विज्ञान का वरदान ही है। लेकिन जब यही कार गंदा धुआं फेंककर पर्यावरण को प्रदूषित करती है या किसी दूसरी गाड़ी से टकराकर हमारी मृत्यु का कारण बनती है, तो यही अभिशाप भी बन जाती है। विज्ञान का महत्व। सत्य तो यही है कि विज्ञान की खोजों और आविष्कारों का एकमात्र उद्देश्य मानव जाति की भलाई करना ही रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। विज्ञान की सहायता से आज मानव धरती तो क्या, जल, वायुमंडल, अंतरिक्ष और अन्य ग्रहों तक पर विचरण करने में समर्थ हो गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान ने अद्भुत आविष्कार किए हैं। अनेक असाध्य रोगों का उपचार ढूंढ निकाला है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसने हलचल मचा दी है। कंप्यूटर का आविष्कार आज दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। उपसंहार ये है कि विज्ञान एक तरफ वरदान के रूप में हमारे जीवन को सुंदर बनाने में लगा हुआ है, परंतु दूसरी तरफ इसके द्वारा दी गई सभी सुख सुविधाएं प्राणघाती भी बन जाती है। आज ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों का विकास हुआ जिसके बारे में इससे पहले सुना या देखा नहीं गया था। ऐसे अस्त्र शस्त्रों के एक बार प्रयोग करने मात्र से कई शहर एक साथ नष्ट हो सकते हैं। अणुशक्ति के प्रयोग से बड़े बड़े बिजली घर भी बन सकते हैं और पलक झपकते ही लाखों लोगों की जान भी जा सकती है। यह तो हमारी विवेक बुद्धि पर निर्भर करता है कि इसका प्रयोग किस प्रयोजन हेतु करते हैं। आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस अध्याय का आखिरी निबंध, स्वास्थ्य और व्यायाम। प्रस्तावना। स्वास्थ्य मनुष्य का अमूल्य धन है। मनुष्य इस संसार के साथ शरीर द्वारा ही जुड़ा हुआ है। शरीर है तो संसार है। अच्छे स्वास्थ्य के अभाव में मनुष्य का जीवन अभिशाप बन जाता है। इसलिए जीवन में सच्चा सुख पाने के लिए अच्छा स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। व्यायाम से शरीर चुस्त और फुर्तीला बनता है। आलस्य मनुष्य से कोसों दूर भागता है। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्नचित्त रहता है। उसकी कार्य क्षमता का भी विकास होता है। आइए पढ़ते हैं व्यायाम के प्रकार। व्यायाम कई प्रकार से किया जा सकता है। प्रातःकाल सैर करना भी व्यायाम है। इस समय वायु स्वच्छ तथा वातावरण शुद्ध होता है। इस समय सांस लेने से स्वच्छ वायु शरीर में जाती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है। इसके अलावा दौड़ना, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना, तैरना, योगासन करना आदि सभी व्यायाम हैं। व्यायाम का चुनाव करते समय व्यक्ति को अपनी आयु, क्षमता तथा शरीर की विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। आजकल के व्यस्त जीवन में नगरों व महानगरों में रहने वाले विद्यार्थियों को घर से दूरस्थ विद्यालयों में पढ़ने जाना पड़ता है। इन विद्यार्थियों के लिए खेलना अति आवश्यक है, क्योंकि खेल स्वयं में पूर्ण व्यायाम है। खेल से शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो जाता है। व्यायाम संबंधी नियम, यानी कि व्यायाम जब हम करते हैं तो क्या नियम अपनाते हैं। व्यायाम करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। व्यायाम नियमित रूप से प्रातःकाल की शुद्ध और खुली हवा में करना चाहिए। व्यायाम करने से पहले शौच आदि से निवृत्त हो लेना चाहिए। व्यायाम करने से पूर्व तथा समाप्त करने के तुरंत बाद कुछ नहीं खाना चाहिए।
व्यायाम करने के बाद तुरंत स्नान भी नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए। उपसंहार ये है कि मानव जीवन की सफलता उसके स्वास्थ्य पर आधारित होती है। स्वस्थ जीवन ही आनंद का स्रोत है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जहां उत्तम एवं संतुलित आहार व नियमित दिनचर्या की आवश्यकता होती है, वहीं नियमित रूप से व्यायाम भी नितांत आवश्यक है। तो बच्चों, आपने पढ़े निबंध के कुछ उदाहरण। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।